आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टारगेट बेस्ड रिवीजन सीरीज में बात कर रहे हैं आज मौर्य साम्राज्य पर, जो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व का कालखंड है। तो आज डिस्कशन टॉपिक क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य एक परिचय के तौर पर देख लेंगे, जानकारी का स्रोत क्या थे, मौर्य की उत्पत्ति संबंध धारणाएं क्या विकसित थी, मौर्य साम्राज्य और राजनीतिक इतिहास का क्या रहा। इसमें हम लोग सभी शासकों के कालखंड को देखेंगे। उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त कौटिल्य क्या थे, विष्णुगुप्त कौन थे, मेगास्थनीज कौन था, कलिंग का युद्ध क्या प्रभाव रखता है मौर्य साम्राज्य पर, अशोक का धर्म क्या था, अशोक के अभिलेख क्या क्या थे, अशोक के शिलालेख और उनके विषय कौन कौन से थे, अशोक के स्तंभ लेख क्या है, अशोक के लघु शिलालेख क्या है, उत्तर अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसकी भाषा कौन कौन सी थी, और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हम देखेंगे, मौर्यकालीन समाज को देखेंगे, मौर्यकालीन प्रशासन को देखेंगे, और उसके लास्ट में देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन। तो डिस्कशन में हम बृहद मौर्य साम्राज्य को लेकर आए हैं। रिवीजन सीरीज है तो हम फटाफट चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। लाइक शेयर सब्सक्राइब युक्तियाँ इसको जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध कराया जाता है, उससे भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फिर उसके बाद इस बार कोड को भी स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं आप www.uktis.in पर वेबसाइट पर। अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, पुश कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। जब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात की जाती है तो कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व के वृहद कालखंड में हम मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। उनके चाणक्य और विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जिनके अन्य नाम से वो विख्यात थे, उनकी मदद से नंद वंशीय शासक धनानंद या धननंद भी कहीं मिलेगा तो ध्यान रखिए, उनको हत्या कर कर मौर्य वंश की स्थापना स्थापित करते हैं। नेक्स्ट के तौर पर मौर्य का जो शासन था, साम्राज्य था, याद रखिएगा, न केवल भारतीय उपमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना का प्रतिबिंब माना जाता, अपितु नवीन और अपेक्षाकृत स्थिर शासन प्रणाली का भी विकराल रूप माना जाता है, विकास रूप माना जाता है, या प्रथम पंक्ति के रूप में भी माना जाता है। अब यह क्या है प्रथम महाद्वीपीय साम्राज्य, तो इसे देखिएगा इस मैप के माध्यम से। आप देख रहे होंगे ये मौर्य प्रशासन है 240 ईसा पूर्व के कालखंड के संदर्भ में बात की जा रही है, जब अशोका के आसपास का समय था। तो देख रहे यह आपको देख रहे होंगे पूरा यह बाउंड्री जो है, बाउंड्री आप देख रहे होंगे, इसे ध्यान रखिए, यह पूरा मौर्य साम्राज्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी कौन कौन से देखा रहा है, पाकिस्तान आता, अफगानिस्तान, नेपाल, सिक्किम, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और इधर म्यांमार के क्षेत्र जो आते हैं। ध्यान रखिएगा यह भारतीय उपमहाद्वीप में। तो बृहद एक सारे साम्राज्य को यह अपने साम्राज्य में मिला लेता है, जिसके कारण से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अपितु नवीन अपेक्षा की स्थिर शासन प्रणाली भी डेवलप करता है, विकास करता है। इसलिए मौर्य साम्राज्य आप देखते हैं बृहद पैमाने पर इसकी शाखाएं अन्य क्षेत्रों तक जाती है। अब है इसके साथ साथ इस मैप में देखिएगा गुप्त साम्राज्य की, जब आगे हम 400 ईसा पूर्व की हम ईस्वी तक आ जाएंगे, ईसा पूर्व से 400 ईस्वी गुप्त साम्राज्य तक आ जाएंगे, तो देखिए गुप्त साम्राज्य यहाँ तक सिमट का आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक बृहद साम्राज्य की स्थापना पहले ही आपको क्या करता है, आपको मौर्य साम्राज्य कर रखा था। तो इस तरीके से हम इसके संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, जिसके आधार पर आप चीज़ों को समझ पाइएगा। इनके क्षेत्र जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा इस मैप के माध्यम से। मौर्य साम्राज्य में कहाँ कहाँ था, हिंदू कुश जो काकेशस इंडस पर्वत था आपको यहाँ तक, तो इस पर तक्षशिला पर, गंधार पर, काबुल के क्षेत्र पर, कंधार पर, हेरात पर, जडोसिया पर, बलूचिस्तान पर इसके अधिकार क्षेत्र रहे थे। इस तरीके से कौन कौन से, द्रविड़ के क्षेत्र से सुवर्णगिरी आपको आएगा। उसके बाद चोल साम्राज्य जो बाद में आया, पांडे बाद में आया, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ये सब क्षेत्र उसके शासनकाल में नहीं था। ध्यान रखिएगा, कलिंग तोसिल बोला जाता था, पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करता था मौर्य साम्राज्य का, अवंती उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बता रखा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, आगे बढ़ना है। अब मौर्य साम्राज्य के अंदर ध्यान रखिएगा, केरल, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भूखंडों को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीपीय भाषण देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय महाक्षेत्र में, ये जो केरल का कुछ क्षेत्र है इसको छोड़ दिया जाए तो यह पूरा क्षेत्र आपको मौर्य साम्राज्य के अधीन था। तो एक वृहद पैमाने पर यह साम्राज्य को स्थापित किया था और एक मुख्य आधार दिया था। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत जहाँ से जानकारी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में
प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इंडिका मेगास्थनीज का नाम सबसे पहले आएगा, ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन, विशेषकर राजधानी पाटलिपुत्रा के प्रशासन तथा सैन्य संगठन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी यह देता है, उसके अंदर समाहित है। समकालीन सामाजिक जीवन का प्रकाश डालता है। ध्यान रखिएगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज की बुक उस रूप में नहीं है जिस रूप में मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। यह इसके भाया के तौर पर, अर्थात अन्य, जब हम यूनान के इतिहास को देखते हैं, अन्य लेखकों को देखते हैं, उसके संदर्भ में हम इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, वर्तमान इंडिका, उस समय की इंडिका भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अर्थशास्त्र कौटिल्य के माध्यम से, यह भी उसमें समकालीन थे। तो ध्यान रखिएगा, यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौटिल्य जो थे चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है। यह राजनीतिक बुक है, इसलिए ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स बुक मत समझ लीजिएगा। अरे कितनी बार बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यह मौर्यों के इतिहास की जानकारी देता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के तौर पर भी देखा जाता है। क्लियर है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इस पीटी फैक्ट है, इसे ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र पांडुलिपि की खोज का सर्वप्रथम, इसको कब किया? 1904 में आर शर्मा शास्त्री के द्वारा की गई, और अर्थशास्त्र मुक्तः सूत्र के गद्य रूप में संस्कृत में उपलब्ध है। तो यह गद्य रूप में उपलब्ध किया गया। और खोज कौन की गई थी? अर्थशास्त्र पांडुलिपि की खोज कौन किया है? 1904 में आर शर्मा शास्त्री के द्वारा की गई थी, जिसके बाद उसका अनुवाद बाद के दिनों में भी होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई एक कृति है। यह संस्कृत का एक नाटक है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत का नाटक है। यहाँ से PYQ में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जिसमें वर्णित किया गया है कैसे कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को परास्त किया है। गुप्त काल के दौरान लिखित यह पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो गुप्त काल के काल घटना के बारे में भी इसमें जानकारी मिलेगी, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। यह मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति है के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, प्रतिबिंब करता है, जिससे हम मौर्य प्रशासन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी रखते हैं। बौद्ध ग्रंथों के तौर पर हम जिसमें जातक कथा, दीपवंश, अशोकावदन, याद रखिएगा, दिव्यावदान उल्लेखनीय है। बौद्ध ग्रंथों में जहाँ पर बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी, तो समाज के बारे में, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, प्रशासन के बारे में कुछ जानकारियाँ देती है, और शासी शासकों का भी कुछ वर्णन करता है। अब हम बौद्ध ग्रंथों में त्रिमूर्ति, ध्यान रखिएगा, महावंश, मिलिंदपनु और महाभाष्य उल्लेखनीय है, जो और भी जानकारी इसको उपलब्ध कराता है मौर्य प्रशासन के बारे में। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को, जैसे ब्राह्मण साहित्य में भी इसकी जानकारी मिलती है। पुराण जो मौर्य शासकों की सूची कालक्रम संबंधित जानकारी प्रदत्त करता है। हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्व के माध्यम से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र के माध्यम से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। वान भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के माध्यम से भी आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जा चुका है। ये तीनों से प्रश्न आपको PYQ में देखने को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य भी मौर्य साम्राज्य के बारे में अपना चर्चा परिचर्चा करते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें तो आहत सिक्के थे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आहत सिक्के क्या थे। तो उत्तरी काले चित्रित मृद्भांड जो NBPW कहा जाता है में भी इसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानकारी देता है। मौर्यकालीन समाज के, मौर्यकालीन जो उसमें तत्कालीन समाज था उसके बारे में चर्चा करता है, किस तरह के सिक्के जारी किए जिससे शासन प्रशासन की समृद्धता की जांच होती है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर पाटलिपुत्र में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के चंद निर्मित महल उल्लेखनीय है। अब मुझे यह बताइए कि इसका साक्ष्य कहाँ मिला है। यह इतनी दफ़ा बात इस पर की जा चुकी है, यह इसका साक्ष्य कहाँ मिला है पाटलिपुत्रा में, किस स्थान पर, क्या वर्तमान में इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अशोक के अभिलेख और शिलालेख उल्लेखनीय है। इससे भी पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर हम देखते हैं। जैसे जूनागढ़ अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है, और देखिए यहाँ से PYQ प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। रुद्रदानम का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिसमें चंद्रगुप्त का नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें मौर्य काल से निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया गया था। कितना विस्तृत जानकारी देता है जूनागढ़ अभिलेख, 4 से 5 प्रकार की जो जानकारी देती है, और सभी पर प्रश्न पूछे जा चुके। जितना यहाँ पॉइंट देख रहे हैं
कौन सा अभिलेख है, किस भाषा में लिखा गया है, किसकी जानकारी देता है, सुदर्शन झील की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, फिर उसके बाद किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, कहाँ निर्माण किया गया था, किस लिए इसका निर्माण किया, ये सब सारे प्रश्न PYQ में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, कवर कीजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिए। पोल कराया जाता है, पोल में भाग लीजिएगा ताकि हम लोग और भी मोटिवेट हो सके, अपने दोस्तों यारों को बता सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक रिवीजन बैच जाए। जो बहुत महंगे महंगे फीस दे रहे हैं वो कम ले, मात्र आपको 299 में सारी चीज़ें हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे टीम को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर समस्या बृहद हो जाती है। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब मौर्य वंश क्या है, इसके संस्थापक के संदर्भ में हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। उनका शासनकाल देखिए, कहीं कहीं 324 321 मिलेगा, पर ऑप्शन में आपको जो मिलेगा नज़दीकी उसको मारिएगा। 297 ईसा पूर्व के नंद वंश की बड़ी सेना प्राप्त हुई, जिसका अनुप्रयोग उन्होंने संपूर्ण उत्तर पश्चिम और प्रायद्वीपीय भारत में एक बृहद भूखंड को विजित करने हेतु किया था। इस तरीके से मौर्य वंश शुरुआती दौर में आता है। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति और जाति के संदर्भ में अत्यधिक अस्पष्टता है। जाति, उत्पत्ति और उसकी जाति बहुत भ्रामक स्थितियां फैली हुई हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए साक्ष्य के तौर पर विभिन्न ग्रंथों को भिन्न भिन्न तथ्य हमारे सामने आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ की बात कर लें। दीर्घ निकाय, महावंश, दिव्यावधान में मौर्यों को क्या कहा गया है, संदर्भित है। और शाक्यों में संबद्ध क्षत्रिय मौर्य वंश से संबंधित है, तो शाक्यों का ग्रंथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणवादी स्रोत उन्हें शूद्र और धर्म विरोधी मानता है, क्योंकि ब्राह्मण के विरुद्ध ये कार्य कर रहा था इस तरह का। हालांकि चाणक्य एक ब्राह्मण थे, ध्यान रखिए, कहीं कहीं इसके ब्राह्मण क्षुद्र होने की बात करता है। ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी स्रोत है ब्राह्मणवादी, उसमें ये सब की चर्चा मिलती है। मौर्य की उत्पत्ति की बात करें तो ध्यान रखिए, जाति उसका वंश विवादास्पद विषय है। इसमें वंश के आधार पर हम ब्राह्मण परंपरा की बात करें तो उसे क्षुद्र माना गया है, शूद्र माना गया, जिसमें मूरा नामक स्त्री से उसके उत्पन्न बताया गया। तो आपसे प्रश्न यहाँ से PYQ प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। महावंश, अगर बौद्ध साहित्य की हम बात करें तो क्षत्रिय यह बताया गया, गोरखपुर के मौर्य नामक का क्षत्रिय कुल से इसका जन्म बताया गया है। यह बौद्ध वंश इसे क्षत्रिय बोलता है। जैन लेखक हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन जो था उसे मौर्य पालक का पुत्र बोला गया है। मौर्य जो पालने वाले जो जातियां होती उसका पुत्र बताया गया है हेमचंद्र द्वारा ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में। मुद्रा राक्षस वृषल अर्थात शूद्र वंश का उत्पन्न मानता है। मुद्रा राक्षस भी जो गुप्त काल में लिखा गया, कब लिखा गया था, अभी बात हुई थी ना पिछले में, कब लिखा गया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसमें भी इसे वृषल अर्थात शूद्र वंश का उत्पन्न कहा गया। राजपुताना ग्रेस्टियन में से राजपूत बताया गया है। अब ये सब भरमा बस आपको देखने को मिलता है, पर जैसे जैसे प्रश्न होगा आप उसके अनुसार उत्तर दीजिएगा। अब राजनीतिक इतिहास के तौर पर हम देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल क्या था, शासक विभिन्न क्या थे, इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। उनके शासन ये स्वेच्छाचारी शासक थे, अर्थात सारी शक्तियां अपने अधीन अपने हाथों में रखे हुए थे। उसके बाद आपको 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत में यूनानी गवर्नर जो थे यूडेमस और सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित करते हैं। और उसके बाद आगे उत्तर भारत में प्रथम एकीकरण का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। मौर्य साम्राज्य का मुख्य वास्तुकार इसे माना जाता है। उनके विशाल साम्राज्य के निर्माण में बिहार, नेपाल, उत्तर पश्चिमी भारत, दक्कन सम्मिलित आपको थे। इस तरीके से बृहद पैमाना आपको देखने को मिलता है कि जब हम चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखते हैं तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर जो था यहाँ तक था। आपको ये सारे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आप मगध इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। टेरिटरी इसकी ये क्षेत्र थी। बाद में अशोका में यह सारे क्षेत्र विजित कर लेता है। अशोका भी आपको अंतिम मौर्य साम्राज्य के तौर पर जो सबसे शक्तिशाली था। तो ध्यान रखिएगा, बढ़ते जाते हैं, पर जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था आपको नर्मदा नदी के ऊपर ही उस समय था। ध्यान रखिए, दक्कन का सम्मिलित क्षेत्र थे। कुछ दक्कन देख रहे, दक्कन का क्षेत्र, यह दक्कन का क्षेत्र है, पर पूर्णतः दक्कन का क्षेत्र नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैप से क्लियर रखनी है। संघर्ष के बाद हुई संधि के शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त को हेरात, कंधार, काबुल, मरकान प्रदेश मिले। देखिए एरिया आपको ये सब क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब क्षेत्र मिला था। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था मगध साम्राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण यहाँ पर हाथी प्राप्त होना, बड़े युद्ध क्षेत्रों में हाथियों का परिवेश होना,
दूसरे पक्ष को क्या किया, कमज़ोर कर दिया। बड़े बड़े जीव जब देख लेते हैं लोग, चलने लगता मतवाला हाथी, तो सभी लोग भाग जाते हैं डर के ना। फिर उसके बाद सेलुकस की पुत्री हेलिना कार्निया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। अब यही था, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा, एसएससी के एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा है, जहाँ पर पूछा प्रथम भारतीय कौन था, भारतीय राजा जो विदेशी महिला से विवाह किया था। तो इस तरीके से प्रश्न भी आपको आते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा देख लेना है। सेलुकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य में के दरबार में भेजा। यहाँ उसने इंडिका की रचना की। तो सेलुकस का दूत कौन था, मेगास्थनीज था। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट के तौर पर हम लोग देखेंगे, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उस्तुलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति होती है, इसका आयोजन होता है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन जाता है। किसके नेतृत्व, भद्रबाहु के साथ वो श्रवणबेलगोला अर्थात मैसूर कर्नाटक चला जाता है। उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाता है और सलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। सलेखना विधि वह है जब भूखे रहकर अपना त्याग करना जीवन का, ठीक ना, भूखा, इतना भूखा रह जाना, अन्न जल सब त्याग देना और उपवास करके अपना जीवन त्याग देना, यह होता है। चंद्रगुप्त के अन्य नाम के तौर पर देखिएगा, सेंडोकोटस एस्ट्रोबो के द्वारा दिया गया है। एरियन जस्टी के ग्रंथों में आपको इसका नाम मिल जाता है। एंडोकोटस पुलकाट आपको देखने को मिलेगा, इनका नाम चंद्रगुप्त जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। ये महत्वपूर्ण आपको नाम याद रखना है कि सेंडोकोटस, एंडोकोटस, चंद्रगुप्त कहाँ कहाँ से मिले हैं। क्लियर है। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। उसके बाद हम लोग देखेंगे चाणक्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हो गई। चाणक्य कौन थे, विष्णुगुप्त। तो देखिए बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त था, उनके पिता चनक थे, उसी के नाम पर इनका नाम चाणक्य पड़ा बाद में। इन्हें भारत का मैकियावली कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना करते हैं, और अर्थशास्त्र ध्यान रखिएगा हमेशा कि राजनीतिक बुक है, ना कि प्रशासनिक आर्थिक बुक है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था की जानकारी ये नहीं देता, यह राजनीतिक प्रशासन की जानकारी देता है। प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अर्थशास्त्र जो 15 अभिखंड में विभक्त है, इनके अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, जैसे स्वामी, आमत्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग, जनपद। और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 में इसे प्रकाशित करवाया था। 1904 में आपको ध्यान है इसका मिलता है, जो पांडुलिपि था वो मिलता है। 9 में इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित करवाया जाता है। उसके बाद लोग इसे जानते हैं। तो भारतीय साम्राज्य के बारे में विस्तृत और भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विज, ध्यान रखिएगा, द्विज कहा गया, द्विसिर्ब्ध कहा गया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। इस तरह कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक का साथ सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना, अर्थात युद्ध में कोई नैतिकता की बात नहीं की गई है। यथास्थिति अपनी शक्ति प्रदर्शन की बात कहा है इसने, अशोक आपको चाणक्य ने। अब मेगास्थनीज के बारे में कुछ जानकारी हम लोग रख लेते हैं प्रश्न के तौर पर। यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जिसमें 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। यहाँ से प्रश्न PYQ में पूछा जा चुका है। इसकी कृति इंडिका अभिप्राय है, अभिप्राय अर्थात वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उद्गरणों के सूचना यूनानी लेखक एरियन, डायोडोरस और स्ट्रेबो ने अपने लेखों में उद्धृत किया। इसी के आधार पर हम वर्तमान में इसकी इंडिका की रचना जो की गई थी उसके बारे में कल्पना कर पाते हैं कि ऐसे ऐसी बातें की गई थी, ठीक है ना। साक्ष्य के तौर पर जो स्ट्रेबो, डायोडोरस और एरियन ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, रचनाएं लिखी हुई हैं, उसमें इंडिका का सोर्स बना के लिखा था। तो उसी के आधार पर हम वर्तमान में इसका आकलन कर पाते हैं। नेक्स्ट के तौर पर पाटलिपुत्र को पोलिम ब्रोथा कहा जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्णों में विभाजित है, कृषक, सरकारी, शिकारी, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी, योद्धा के तौर पर। अब यह ध्यान रखना है 7 वर्ग बताए गए थे, जिसके आधार पर मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया था। उसके अनुसार भारतीय शिव, ध्यान रखिएगा ये दोनों याद नाम रखना। भारतीय शिव को डायोनसियस बोला था, कृष्ण को हेराक्लिस बोला था। यूनानी में देवता उनके हैं डायोनसियस और हेराक्लिस, तो उसकी तुलना की थी। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखिए, पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से होता है, जिसमें 5 प्रत्येक सदस्य होते थे। 6 समिति थी, 1 2 3 इस तरह 4 5 6 तक, और प्रत्येक में 5 अधिकारी हुआ करते थे। तो यह आपको 30 सदस्यीय संरचना यहाँ बनाई गई थी पाटलिपुत्र प्रशासन को चलाने के लिए। मेगास्थनीज कौटिल्य का वर्णन नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको, जो तत्कालीन दूत था, 7 वर्षों तक प्रशासन में रहा था मेगास्थनीज मौर्य
प्रशासन में राजा के साथ, उसने कौटिल्य का वर्णन तक नहीं किया। तो यह थोड़ा कंट्राडिक्शन है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रश्न पूछ दे तो एकदम ध्यान रखिएगा, ये लिख देना है। बिंदुसार 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। यह मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त मृत्यु के बाद बिंदुसार गद्दी बैठा। इसे अमित घात बोला जाता है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसे शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यह भी PYQ में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार का शासन तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जहाँ पर उसने अशोक को, जो तत्कालीन उज्जैन का राजकुमार हुआ करता था, उज्जैन का राजपाल हुआ करता था, और सुसीम को भेजा तक्षशिला के विद्रोह मिटाने के लिए। अशोक वहाँ पर अपनी क्षमता का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया था, जिसके आधार पर आगे शासक वो बनता है। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकोस फर्स्ट अर्थात सेरेटर जिसमें कहते थे, डायमेकर्स के अपना दूत बना के भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य में कौन था दूत था, प्लस बिंदुसार के समय में कौन दूत था, याद रखना है। क्लियर है प्रश्न। टॉलमी 11 ने भी डायोनोसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यह बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत हुआ करते थे। अब इस तरीके से ध्यान रखना है। एनियस के अनुसार बिंदुसार ने जो एंटियोकोस फर्स्ट है, उसे मदरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया। तो इसने क्या किया, मदरा और सूखे अंजीर तो भेज दिया, पर दार्शनिक नहीं भेजा। यह कहकर कि यूनान में दार्शनिकों को वस्तु नहीं समझा जाता है, वो दूसरे देशों में सेवा के लिए नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में कौन बना, खलाटक। याद नाम इनका रखना है। बिंदुसार के अंतिम समय में कौन प्रधानमंत्री था, खलाटक था। तिब्बत जो लामा तारानाथ है, उनके बिंदुसार 16 राज्यों के विजेता बताता है, 16 राज्यों का विजेता, इसलिए इसे अमित घात के तौर पर भी हम देखते हैं। क्लियर है। बिंदुसार ने मलिक जो गोसाल द्वारा स्थापित भाग्य पर अति विश्वास करने वाला संप्रदाय धर्म जो आजीवक था, उसका अनुपालन करता है, और इस संप्रदाय कर्म की पूर्ण अवहेलना की जाती है। था कर्म प्रधान हम लोग बात करते हैं गीता सार में, उसका जो आजीवक संप्रदाय उसकी अवहेलना करता है, उसका ही अनुसरण बिंदुसार बाद के दिनों में करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बिंदुसार के अन्य नाम कौन कौन से थे, तो भद्रसार वायु पुराण के अनुसार, अमित्रो चेटक ईनानी लेखक के अनुसार, सिंह सेन जैन ग्रंथों के अनुसार, अलिट्रो केड्रस स्ट्रोबो के अनुसार, बिंदुपाल चीनी विवरण के साथ आपको मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोका द ग्रेट के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान तक हम इसे हमारे शासन प्रशासन में इसकी छवियां देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिए, अशोका जो थे आपको 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अशोक शासक बनता है, और मौर्य राजाओं में सबसे महान बनता है। 273 ईसा पूर्व की गद्दी बैठता है, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, फैक्ट को। अशोक की माता शुभ्रदांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला और अवंती का गवर्नर रह चुका था, और शासक बनने से पहले उज्जैन का वो गवर्नर था। तो ये मैं पीछे फैक्ट बताया ना, वो ध्यान रखना, उज्जैन का गवर्नर था। असंघमित्रा और कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर कारुवाकू से उत्पन्न उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना। नाग देवी अशोक की मंत्री थी, अन्य पत्नी थी। उसके उत्पन्न पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा थे। तो ध्यान रखें, इन्हीं को यह श्रीलंका भेजता है बाद में क्या करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। अब ध्यान रखिएगा, अशोक के जो जोगढ़ शिलालेख है उड़ीसा से प्राप्त हुआ। इसमें सब मनुष्य मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए मैं चाहता हूँ, मेरे द्वारा यह सब प्रकार इहलौकिक और परलौकिक हित और सुख से युक्त है, उसी प्रकार मेरी इच्छा सब मनुष्यों का संबंध से है। तो देखिए, अशोका जो है, अशोका का हालांकि अभी वर्तमान में इनका जो फेस है तोड़ दिया गया है आक्रांताओं के द्वारा, या तो इस तरीके से जो बाद में हुई थी घटनाएं उसके बाद, पर अशोक ने इसके शिलालेख में आपको यह चीज़ें प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के अशोक ने अपने धर्म का प्रचार बाद के दिनों में किया, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर।
अशोक ने अभिलेखों ने उसे देवना प्रिय था, देव का प्रिय या देव प्रिय भी कहा है, प्रियदसी भी कहा है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले। कल्हण की राज तरंगिणी में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की ऐसी जानकारी मिलती है। तो आपको प्रश्न के तौर पर ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब है कि अशोक के काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी और प्रांतीय राजधानियाँ ध्यान रखिए तक्षशिला और उज्जैन थी। उज्जैन 2 राजधानियाँ थी। तो इस तरीके से ध्यान रखना आपको अशोक के काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। अशोक के शासनकाल में सुदूर दक्षिण को छोड़कर लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीपीय एकल नियंत्रण था। इसमें उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैन, प्राची, पाटलिपुत्रा, कलिंग, तोशली और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी महत्वपूर्ण प्रांत शामिल थे, जो पहले के मैप में मैंने आप लोग बताया था। अब इसको हम कैसे तथ्य को जांच कर सकते हैं, जो शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर अशोक के साम्राज्य को हम देख सकते हैं। तो अशोक के शिलालेख को देखिए, हम लोग ब्रह्मगिरी तक हम प्राप्त करते हैं, जो सुवर्णगिरी क्षेत्र था, दक्षिणापथ था, वहाँ तक प्राप्त होता है। आपको उज्जैन से, आपको कौशाम्बी से, सारे जगह भाबरू अभिलेख प्राप्त होते हैं। गुजरात से गिरनार से प्राप्त होते हैं। घोरा जोगढ़ से प्राप्त होता है। सहरसराम बिहार से प्राप्त होता है। शेखुना अफगानिस्तान से प्राप्त, लगमान अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। शहबाजगढ़ी, तक्षशिला पाकिस्तान, महनसेरा पाकिस्तान, कालसी आपको भारत के हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से आपको प्राप्त होता है। तो ये सब ध्यान रखना। उत्तराखंड जिसे हम लोग कहते हैं, यह सब जो क्षेत्र है आपको यह बताता है कि हमें बौद्ध अभिलेखों के तौर पर हम देखते हैं या तो फिर बाद में हम शिलालेखों के तौर पर देखते हैं, जो भी साक्ष्य मिला है अशोक के साम्राज्य का विस्तृत व्याख्या करता है। तो इसी आधार पर हम इसके साम्राज्य का भी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से कभी प्रश्न पूछ दे अशोक के शिलालेख अभिलेख या जो स्तंभ लेख है वो क्या बयान करता है, तो ध्यान रखिएगा साम्राज्य का बयान करता है, वो कहाँ कहाँ था स्थापित। अगर आगे हम बात करें कलिंग का युद्ध, तो यह 13वें शिलालेख के अनुसार, कलिंग के 13वें शिलालेख के अनुसार 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में देवों के प्रियदर्शी राजा अशोक हुआ करते थे। कलिंग पर विजय प्राप्त किए। शिलालेख कलिंग जो कि राजा के विषय में मौन मानता है। इस 13वां शिलालेख वहाँ का राजा कौन था इसके बारे में जानकारी यह शिलालेख नहीं देता है, पर कलिंगा युद्ध की बात करता जरूर है। खारवेल हाथी गुफा अभिलेख भी के अनुसार नंदराज उस समय कलिंग का शासक था। तो हाथी गुफा अभिलेख आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है उसके अनुसार यहाँ का जो शासक था कलिंगा युद्ध के समय नंदराज हुआ करता था। इस युद्ध के बाद अशोक गहरी व्यथा हुई, पश्चाताप हुआ। उसके बाद दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति उसने त्याग कर सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष की नीति को अपनाया। यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बदलाव देखने को मिल जाता है अशोक में, और बाद के दिनों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और वर्तमान राजनीतिक परिवेशों का आधार बना अशोक का धम्म नीति। ठीक है, इस तरीके वसुधैव कुटुंबकम जैसे कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब युद्ध के पश्चात अशोक ने नीग्रोथ अर्थात अशोक के चचेरे भाई सुमन के पुत्र का प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होता है। तो नीग्रोथ का नाम याद रखना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन दिया था। तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन की दीक्षा दिया था। यहाँ पर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कोई भी स्लाइड में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे PYQ में। अच्छे से रिवीजन कीजिए, आप लोग सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिए और समय के साथ चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर इतना भी करके जाते हैं तो मान के चलिए कट ऑफ से अधिक नंबर आप प्राप्त करिएगा। बस रिवीजन बार बार कीजिए, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए, बार बार याद कर जाइए, ऐसा चीज़ हर लाइन में याद हो जाए। अशोक बौद्ध धर्म को स्थावीर शाखा का अनुयायी था। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा चुका है PYQ में। बौद्ध धर्म अपनाया उपगुप्त के संदर्भ में बौद्ध बना वो, तो बौद्ध का कौन सा शाखा था, स्थावीर शाखा था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बौद्ध के जो विभिन्न संगतियाँ हुई थी, सम्मेलन जो हुआ था, उसमें कौन कौन सी शाखा का जन्म लिया था, कौन कौन शाखा आया था। मैंने बौद्ध धर्म के संदर्भ जब लेक्चर हुआ था उसमें मैंने सारे शाखाओं की चर्चा की थी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस संगति में कौन से शाखा का जन्म हुआ था। आगे हम बढ़ेंगे इसके बारे में। दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। उसने शासनकाल में गया बिहार में नागार्जुन पहाड़ी का आजीविकों का निवास के लिए बनाया 3 गुफा। अब देखिए बिहार के वेबसाइट पर जो टूरिज्म विभाग है उस पर इसका नाम वदिता का कुंभा बोला जाता है, वापिया का कुंभा बोला जाता है, गोपी का कुंभा बोला जाता है, तीनों गुफाओं को, इसको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त भी नाम आपको कहीं कहीं और देखने को मिल जाएगा। जो अशोक के प्रमुख गुफाओं का स्थापना किया था, कर्ण चेपार,
विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा। पर दशरथ की गुफाओं को लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं, गोपिका गुफा कहते हैं। पर वेबसाइट पर बिहार के जो वेबसाइट है टूरिज्म विभाग का, उस पर 3 गुफाओं का नाम यही है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। दशरथ ने भी अशोक की भांति देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। विदर्थ अंतिम मौर्य शासक था। इसके जो ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर इसको शुंग वंश की स्थापना की। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। पर अशोक के जो धम्म नीति था उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तृत प्रश्नों को देखेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, अशोक का धम्म नीति का प्रतिपादन यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक और नैतिकता के नियमों पर आधारित था, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसका विस्तृत श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्रपुत्र संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। फिर उसके बाद आगे के क्षेत्रों में भी जाता है। 5वें बृहद शिलालेख जो है उसके अनुसार धम्म प्रचार में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती है। तो 5वां बृहद शिलालेख याद रखना। अशोक के जो बौद्ध तीर्थ स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है, उसको ध्यान रखना है। इसके स्तर में यात्रा में आपको धम्म यात्रा की शुरुआत होती है। उपासक अशोक 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी जाता है, इसकी चर्चा मिलती है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कब कहाँ वो जाता है। इस तरीके से शासनकाल के दौरान अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ जो जहानाबाद जिले में गुफाओं का निर्माण करता है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में होता है। और यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कांस्टेंटाइनल से करते हैं, इसको याद रखना है। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने कहाँ कहाँ अपने लोगों को भेजा था। श्रीलंका भेजा था, बर्मा भेजा था, तब जो तरीम बेसिन है वहाँ भेजा था। इसके बाद इस तरीके से क्षेत्र आपको देखने को एथेंस तक भेजा हुआ था उसने अपने साथ अपने बौद्ध प्रचारकों को। अगर इसके विस्तृत हम बात करें तो देखिए कि यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं रेड में महायान शाखा का विस्तार आपको देखने को मिलता है। जब मगध से जाता है तो यह रेड जो आपको देखने को मिल रहा है, यह महायान शाखा का पूरा विस्तृत चर्चा देता है कि महायान की शाखा कहाँ कहाँ आपको गई थी। उसके बाद जो वायनाड ट्रेरिक है, इसके बाद इसकी चर्चा आपको देता है जो इसका शाखा था। थेरवार आपको ग्रीन कलर का देता है, थेरवार शाखा कहाँ कहाँ बौद्ध का गया था। इस तरीके से देखते हैं पूरा बौद्ध जो पूरा बौद्ध है, बौद्ध संप्रदाय अलग अलग है। बौद्ध जो है बौद्ध धर्म है संप्रदाय जिसकी बात करते हैं, उसके बाद उसके अन्य पार्ट निकलते हैं, अन्य भाग निकलते हैं। तो पूरा बौद्ध की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ चाइना जापान जैसे क्षेत्रों से बढ़ते बढ़ते दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर लेते हैं, वहाँ तक इंडोनेशिया ये सब सुमात्रा तक चला जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ गया था अच्छे से देखिएगा। अशोक के अभिलेख की बात करें तो अशोक के इतिहास की जानकारी के अभिलेखों से मिलती है। उसका पहला भारतीय शासक था जिसने उस अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा से सीधे संबोधित किया। वो पाषाण के तौर पर यूज करता था बड़े बड़े शिलालेखों का। ध्यान रखिएगा ब्राह्मणी खौराष्ट्री अरमाइक ग्रीक लिपियों में मिले हैं अभिलेख अशोक के। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं अर्थात लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था और खौराष्ट्री लिपि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं, जैसे लेफ्ट अभी इधर है राइट इधर, तो हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं तो इस तरीके से। और मुस्लिम जो लोग हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी याद रखिएगा कि इस तरह खौराष्ट्री और ब्राह्मणी लिपि कैसे कैसे लिखी जाती है। क्लियर है? अशोक का सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में प्राप्त होता है। अशोक अभिलेखों को उत्कीर्ण ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा जाता है। उसके बाद और भी चीज़ें जानकारियाँ उभर कर सामने आती है। भाब्रू अभिलेख ने अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। इस तरीके से कुछ तथ्य आपको देखने का। अशोक के स्तंभ जो अभिलेख है किस प्रकार के, दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है, पृथक शिलालेख है, दीर्घ स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। तो इस तरीके के अभिलेख प्राप्त हुए विभिन्न वर्गीकरण में। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात हम कर लेंगे जिसमें विषय क्या था। देखिए 14 महत्वपूर्ण शिलालेख को याद रखना। पहला शिलालेख पशुवध की बात करता है। दूसरा शिलालेख विशेषित धर्म प्रचार मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख करता है। तीसरा शिलालेख राजकों युक्ति की नियुक्ति की बात कर जिसका हर 5 वर्ष के बाद राज भ्रमण करने का आग्रह किया गया था और धम्म नीति के बारे में जानकारी देने की बात, नैतिकता के बारे में बात की। चौथा शिलालेख धम्म घोष को भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादित करने की यहाँ उल्लेख मिलता है विषय था। और 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा करता है। छठा शिलालेख इसमें जन मामलों के निपटारे हेतु प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख की बात करता है। 7वां शिलालेख अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता की बात करता है। उसके बाद 8वां शिलालेख में
बोध गया की यात्रा का उल्लेख मिलता है। बिहार यात्रा का स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन करता है, अर्थात राजनीतिक यात्रा छोड़ वो क्या करता है, धर्म स्थापित करने की यात्रा की बात करता है। नवा शिलालेख सच्चे विद्वानों और शिष्टाचार का वर्णन करता है। विधान कौन कौन से हो सकते हैं जीवन यापन करने के लिए। 10वां शिलालेख अशोक के उदयन और लक्ष्य धर्मांतरण के श्रेष्ठता की बात करता है। 11वां शिलालेख धर्म और तत्वों की बात करता है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देता है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा करता है। विदेशों में धर्म प्रचार, 5 विदेशी राज्यों की चर्चा करता है। 14वां शिलालेख पहले 13 शिलालेखों का पूर्वालोकन करते हुए अशोक के साम्राज्य की महान विजेते की संज्ञा करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से उल्लेख मिलते हैं 14 शिलालेखों में। अगर हम बात करें उसके बाद कुछ स्तंभ लेख कौन कौन से थे, स्तंभ लेख 7 हैं जो 6 स्थानों से प्राप्त हुआ, जैसे रामपुर हुआ, दिल्ली टोपरा, मेरठ, लोरिया नंदराज, लोरिया अरेराज और कौशाम्बी। आपको ये 6 याद रखना है, आपको ये 6 स्तंभ लेख हैं, किसी स्तंभ पर बनाए गए थे। बृहद शिलालेख की बात करती है, बृहद शिलालेख हुआ करते थे, उस तरीके से बनाए जाते। बड़ा सा पिलर हुआ करता था, उसमें आपको गोल पिलर हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, उस पर अंकित किए रहते थे। स्तंभ लेख मतलब किसी प्रकार का स्तंभ होता था, लंबा स्तंभ होता है, उसमें भी लेख लिखा जाता था और उसमें कुछ कुछ ऊपर आकृति बनाई जाती थी। क्लियर है, जैसे सिंह स्तंभी, किसी में वृषल आकृति बनी रहती थी। अशोक के लघु शिलालेख में ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। बिहार के सहसाराम या चंद्रवीर पहाड़ी से, उत्तर प्रदेश अरोरा मिर्ज़ापुर से, मध्य प्रदेश रूपनाथपुर, गुर्जरा बुधनी सीहोर से, राजस्थान बैराठ भाबरू जयपुर से, ये भाबरू बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश एरागुंडी और रजुल मंडागिरी से प्राप्त हुआ। कर्नाटक से ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरम, पालकगुड़, जटिंग रामेश्वरम, गोवी मठ, सन्नति, मास्की से। तो कुछ महत्वपूर्ण याद रखना है, जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी आपको याद रखना है, एरागुंडी याद रखना है, भाबरू याद रखना है, सहसराम याद रखना है, और अमरोहा याद रखना है, गुर्जरा याद रखना है। इस तरह कम से कम इतने लघु लेख याद रखने हैं। नेक्स्ट है अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख कौन कौन से प्राप्त हुए, उसको थोड़ा सा देख लेना एक नज़र में। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख जैसे लंगमान शिलालेख था, अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ, और जो पुल ए दारुल अर्थात अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। कंधार शिलालेख अरमाइक और यूनानी दोनों ग्रीक भाषा में प्राप्त होता है, और सार एनकुला अर्थात अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। तक्षशिला अभिलेख अरमाइक भाषा में मिलता है, तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त होता है। अगर लघु स्तंभ की कुछ और भी फैक्ट हम देखना चाहें तो ध्यान रखिएगा, लघु प्रस्तर शिलालेख साम्राज्य के दक्षिण और मध्य भागों में अवस्थित शिलालेखों के तौर पर बहुत बृहद पैमाने पर प्राप्त होता है। यह अशोक के व्यक्तिगत इतिहास और धर्म के बारे में सार प्रकाश डालता है। तो व्यक्तिगत इतिहास उसका क्या है, धर्म का सार क्या है, उसके बारे में लघु शिलालेख जानकारियाँ देता है। कंधार में पाया गया शिलालेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमाइक में उपलब्ध है। अब ध्यान रखिएगा, लघु शिलालेख 3 बैराट में उत्कीर्ण जो बौद्ध भिक्षुओं को समर्थित था उसकी जानकारी देता है। अशोक द्वारा अपने अभिलेखों को समानता अपनाई गई उपाधियाँ देव नाम प्रिय पिवदसी देवताओं का प्रिय बोला गया है अपने अभिलेखों लघु अभिलेखों में। ध्यान रखिएगा इस तरीके। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या थी, तो राजस्व का स्रोत राजस्व की भूमि, नौका, वन, वाहनों, चारागाहों, शिल्पों, लाइसेंस, शुल्क इत्यादि विधिक न्यायालोक संगीत करने के जुर्माने से प्राप्त होता था। इस तरह के राजस्व का स्रोत था। भूमि राजस्व क्या था, समानता उपजा हुआ अनाज का 6ठा भाग प्राप्त किया जाता था, निर्धारित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और जैन ग्रंथों में अकाल की परिघटनाओं की चर्चा की गई है, वर्णित किया गया। ध्यान रखिएगा, बिक्री हेतु शहर में लाई जाने वाली वस्तुओं से टोल लिया जाता था सीमाओं पर, तो इस तरीके से टोल टैक्स भी लिया जाता था, ऐसे फ्री नहीं आया करता था। राजकीय भूमि को सीता बोलते थे, और सीता मुझे यह कमेंट सेक्शन में बताइए वैदिक काल में सीता क्या किस नाम से जाना जाता था, कमेंट सेक्शन में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। मौर्य राज्य में सख्त न्याय और दंड व्यवस्था थी। दीवानी या फौजदारी मामले के लिए कर चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। वर्तमान में ये सब व्यवस्था नहीं है, केवल दंड भाग दिया जाता है। विनिमय हेतु आहत सिक्के अधिकांश चांदी के हुआ करते प्रयोग में होता था। किराए के काम करने वाले कर्मगारों को श्रमिकों को कर्मकार कहा जाता था, कर्मकार। खनन, वन, नमक, शराब की बिक्री, हथियारों के विनिर्माण हेतु धातु विज्ञान हेतु राज्य के एकाधिकार में थे, अर्थात राज्य के क्षेत्राधिकार में शामिल थे। जैसे भी संघ की सूची होती है ना, वैसे ही। अगर हम बात करें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, कुछ इरर हो गया। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम बात कर लेते हैं उसके बाद आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि मौर्यकालीन समाज कैसे रहा होगा, समाज प्रशासन। तो मौर्य जब हम 4 स्तरीय
वर्ण व्यवस्था देखते हैं जिसमें दास्ता भी आपको समाज में प्रचलित था, जिस तरह का दास्ता आपको देखने को मिले। वैश्य और शूद्रों की सामाजिक स्थिति थोड़ा बेहतर होती है इस काल में, उतना भी बेहतर नहीं होती जिससे हम उसको बेहतर कर सकें, पर बेहतर होती है उत्तर वैदिक काल से। अशोक के अभिलेखों वर्ण या सती का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा यह चीज़ें, पर अन्य जगह ब्राह्मण ग्रंथों में और जगह इसकी व्याख्या जरूर मिलती है, पर अशोक के अभिलेखों में वर्ण या सती की कोई अभिलेख नहीं मिलती है। अब वर्ण संकर विवाह, अंतर वर्ण या अंतर जातीय विवाह के भी संकेत मिलते हैं। तो इस प्रकार से विवाह पद्धतियां पहले से जो आ रही थी वही आपको उस समय देखने को मिलती है। दो प्रकार का विवाह, अनुलोम विवाह अर्थात उच्च जाति का वर हुआ करता था लड़का, या प्रतिलोम उच्च वर्ण या जाति की वधु या था लड़की हुआ करती थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आपको प्रचलित था। कौटिल्य ने जहां दासों की 9 श्रेणियां बताई हैं और मेगास्थनीज ने इसके अभाव की सूचना देता था, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। तो कौटिल्य ने 9 श्रेणियों का वर्णन किया दासों की। जातक कथाओं में चंडाल, निषाद, सबर आदि अछूत जातियां बताई गई अस्तित्व में थी। उनके अनुसार अमानवीय व्यवहार किया जाता था उस समय तत्कालीन समाज के द्वारा। समाज में महिलाओं की स्थिति गंभीर और रूप से शोचनीय थी। विधवा पूर्ण विवाह जो पहले हुआ करता था वो प्रतिबंध हो गया था इस शासनकाल में। गणिकाओं वैश्यावृत्ति की को संस्था बना दिया गया। बाद के दिनों में गुप्तचर व्यवस्था के तौर पर भी इनको यूज किया जाने लगा सूचनाओं एकत्र करने के लिए, तो इसलिए संस्थागत हो गया बाद के दिनों में गणिकाओं वैश्यावृत्ति प्रवृत्ति। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन क्या था, तो याद रखिएगा 5 जनपद 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। उत्तरापथ राजधानी जिसकी तक्षशिला थी, अवंतीपथ उज्जैन, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राच्यपथ और मगध। तो इस तरीके से आप देखते हैं इसका प्रशासन आपको देखते विशाल सेना नौसेना को बनाए रखा गया था, जिसमें सभी 4 वर्गों की सेवाएं शामिल की गई थी। ध्यान रखिएगा इस तरीके से मौर्यों के उत्थान में परिणाम स्वरूप भारत में राजतंत्र स्थापित होता है। केंद्रीय प्रशासन के तौर पर मंत्रियों का परिषद मंत्री परिषद हुआ करता है, जिसमें प्रशासनिक मामलों में राजा की सहायता के लिए पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज शामिल हुआ करते थे और सहयोग करते थे। सर्वोच्च अधिकारियों को तीर्थ या अध्यक्ष कहा जाता था। तो इस तरीके इसके अंतर्गत 26 विभागों का प्रबंधन किया जाता था। कुल मिलाकर जनगणना मौर्य काल में नियमित रूप से जनगणना की जाती थी। न्यायिक और पुलिस विभाग, कौटिल्य ने दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालयों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण अधिकारी के तौर पर हम बात करें मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का प्रमुख, पुरोहित, मुख्य पुजारी, सेनापति, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, युवराज, राजकुमार, समाहर्ता, राजस्व कर्मचारी। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। शुल्काध्यक्ष, शाही आय प्रभारी का अध्यक्ष, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। गुप्तचर आपको गुण पुरुष मुखबिरों के प्रतिवेदक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था महत्वपूर्ण अधिकारी के तौर पर। अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय और नगरीय प्रशासन का विद्यमान व्यवस्था यहाँ थी। प्रांत इकाइयों में विष या आहार ये जिले में विभक्त है। मेगास्थनीज के विवरण नगरीय निकायों के प्रशासन हेतु 5 सदस्यीय 6 समितियां बनाई गई थी, अर्थात 30 अधिकारियों का एक सदस्य बना हुआ था जो समिति उस काम करता। सुदर्शन झील गिरनार पहाड़ी गुजरात, अतिरिक्त कुछ जानकारी इसको रख लीजिएगा आप लोग। सुदर्शन झील जो था गिरनार पहाड़ी गुजरात का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुआ था। पूर्व में ताम्रलिपि जो थी वो मिदनापुर पश्चिम बंगाल, तामलुक से पश्चिम में भरूच गुजरात 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। तो इस तरीके से याद रखिएगा तामलिपि बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ जो PYQ में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, PYQ पर कमांड कीजिए। अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कमांड कीजिए, उन सब चीज़ों को प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। सप्तांग सिद्धांत में 7 तत्व था जिस पर मैंने पहले भी चर्चा किया, इसे याद रखिएगा। यहाँ तीनों से प्रश्न पूछा जा चुका है PYQ में, तो इसे बेहतर तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट हम पतन क्यों हुआ इस पर हम एक नज़र देख लेते हैं और क्लास को एंड करेंगे। अति केंद्रीकरण कारण था, जटिल नौकरशाही था, अत्यधिक भारी कराधान था, लगभग हर गतिविधि के लिए कराधान बनाए गए। विदेशी आक्रमण के पतन का मुख्य कारण था। जब धम्म नीति घोषणा हुआ कालांतर में आप देखते हैं कि बाद में विदेशी आक्रमण होने लगा था। उसके बाद चीज़ें ध्यान रखें, उत्तर की अपेक्षा यद्यपि पश्चिमी सीमा चीन की महान दीवार का निर्माण किया, पर भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वित्तीय संकट, अशोक ने अपने धम्म मिशन में प्रचार प्रसार के लिए भारी खर्च किया, इस तरीके से पतन का कारण बना। राज्य के पतन और विकास के लिए ना ये सब धारणा विकसित नहीं होती है उस समय जब जिस समय मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है, जिस समय हम गुप्ता की बात करें, जिस समय हम और भी विश्व के अन्य साम्राज्यों की बात करें, उसमें कि जिसके पास शक्ति होता था, जिसके पास सर्वाधिक धन होता था, वही शासन व्यवस्था को चला सकता था।
अति जो सहिष्णु नीति थी, अहिंसक रवैया था, सेना की लड़ाई की भावना को ख़त्म कर दिया और उसे धर्म के लोगों पर लगा देना, जिसके कारण एक फलता फूलता साम्राज्य पतन की ओर बढ़ गया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य अक्षम और दमनकारी हो गया था, जिसके कारण ये सब चीज़ें उभर कर सामने। मौर्य जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी और 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी। इस तरीके से मौर्य प्रशासन का अंत हो जाता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।